बट तन्वी जी ऐसे कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। रिश्ते तोड़ने सौखे ने, जोड़ने बहुत औखे ने। नखरे होते हैं लड़कियों के, वो कहते हैं घर वाले ज्यादा अच्छी तरह से झेल पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसीलिए थोड़ा सोसाइटी में है ये डिफरेंस। सास को होता है कि ये तो मेरा घर है, मैं इसको अपने हिसाब से करूंगी कोई भी चीज। फिर लड़की को भी होता है कि मैं अपनी कोई भी चीज इस तरीके से करूँ, वैसे करूँ। एंड कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि जो मदर इन लॉज होती है ना, उनको ना पोजेसिवनेस पे आ जाती है थोड़ी सी अपने बेटों को लेके, कि पहले तो ये जैसे कम्प्लीटली मेरे अंडर था, मेरी बात समझता था, बट अब उसकी लाइफ में एक और फीमेल आ गई है जिसके ऊपर वो कम्प्लीटली रिलाय है और वो लड़की उसके ऊपर रिलाय है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी वाला इशू भी है। बट देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नो सास भी कभी बहू थी। ਜਦੋਂ तेरी सस तेरे नाल लड़दी सी फिर तू की कीता? आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ती है, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस के दिल जीते हैं और पंजाबी सिनेमा को ऐसे मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल फिल्म्स दी है जो सोसाइटी पर एक गहरा असर छोड़ती है। नी मैं सास कुटनी पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने लीड रोल्स निभाते हुए अपनी एक्टिंग से एक अलग ही पहचान बनाई है। एक्टिंग के साथ साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी इन्होंने अपनी ही एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट की है एज द CEO एंड को-फाउंडर ऑफ निम्बार्का, एक्टर, एंटरप्रेन्योर, विजनरी माइंड। प्लीज वेलकम तन्वी नागी। स्टडी हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट है, सबसे ओल्डेस्ट रिसर्च है ये, और 1938 में शुरू हुई थी। ये रिलेशनशिप के ऊपर है और इसमें ये पाया गया कि जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं और ज्यादा हेल्दी रहते हैं। और इसके कंपैरेटिवली जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते उनकी मेंटल हेल्थ तो खराब होती ही है, लोनलीनेस तो फील करते ही हैं, उसके साथ साथ उनकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है। फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए फॉरगिवनेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स ना हमें अपने जो भी गिले शिकवे हैं उनको साइड पे रख के बस माफ कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, कि लेट इट गो, जो होएगा दिख ही जाएगी। इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इतनी छोटी सी लाइफ है, प्रेशियस लाइफ है, हम इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके क्या करेंगे? जस्ट एंजॉय टू द फुलेस्ट। तन्वी जी आपका पाथवे टू हीलिंग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तन्वी जी आपने पंजाबी इंडस्ट्री में काफी मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल रोल किए हैं, तो आपकी एक्टिंग जर्नी कब और कैसे शुरू हुई? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कभी भी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। Really? या बेसिकली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी एंड आई अपीयर्ड फॉर नीट एग्जाम इन 2013, बट मुझे BDS मिल रही थी, मेरा रैंक थोड़ा सा कम था, MPS मुझे नहीं मिल रही थी, बट देन आई थॉट कि चलो मैं BSc मेडिकल में एडमिशन ले लेती हूँ। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो साइड बाय साइड मुझे यही था कि मैं अपनी प्रिपरेशन करके फिर से अपीयर हो जाऊंगी एग्जाम के लिए, बट कहते हैं ना कि डेस्टिनी हैज इट्स ओन वेज। तो जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन ली एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मुझे मेरे स्कूल के सीनियर्स के थ्रू ही पंजाबी म्यूजिक वीडियो में एक्ट करने का मौका मिला। एंड मेरी हमेशा से ये विश जरूर रही थी कि आई वांट टू बी ऑन टीवी, मतलब मैं फेमस हो, मतलब मैं जो भी लाइफ में करूं आई वांट टू बी फेमस। बट मैंने एज सच कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा इंडस्ट्री में आना इस वे से स्टार्ट होगा। बट चलो मैंने घर वालों को बताया एंड दे वर लाइक कि ठीक है, इसने शौक में करना है, एंड दे आल्सो अलाउड मी एज अ हॉबी कि इट्स ओके, कि मेरा मेन फोकस तो टुवर्ड्स जो भी मेरी स्टडी है उसकी तरफ ही होगा। बट अनएक्सपेक्टेडली जैसे मैंने फर्स्ट म्यूजिक वीडियो की उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड उसके बाद ही सेट पे मुझे 1-2 और म्यूजिक वीडियोस के ऑफर आ गए एंड लाइक जर्नी बहुत ही अच्छी ग्रेसफुल रही है। गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी एंड दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। तन्वी जी आपने नी में सास कुटनी मूवी दोनों ही पार्ट में अपनी एक्टिंग स्किल्स के थ्रू बहुत अच्छे से फैमिली डायनामिक्स दिखाई है और आप खुद भी शादीशुदा हैं। तो मेरा यहाँ ये क्वेश्चन है कि जब एक लड़की नई नई शादी होकर अपने ससुराल जाती है तो उसे बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अपने ही इन लॉज के बीच अपनी पहचान बनाना, अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन रखना, रिलेशनशिप को समझना। तो आप अपने एक्सपीरियंस से इस फेज से निकलने में कोई प्रैक्टिकल तरीका बताइए। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लड़की की नहीं होनी चाहिए, जिस फैमिली में लड़की जा रही है इन लॉज की भी होनी चाहिए, बिकॉज उनके लिए तो सारा माहौल पूरा इन्वायरमेंट सब सेम है।
चेंज किसके लिए हो रहा है? जो लड़की आ रही है उसके लिए कंप्लीटली एक वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड में जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो सामने वाले होते हैं फैमिली मेंबर्स, उनको भी काफी वेलकमिंग होना चाहिए और लड़की को एट होम फील करवाना चाहिए, जिसकी वजह से उसको भी लगे कि इट्स ओके कि मैं कंफर्टेबल हूँ। एंड जैसे जैसे लड़की कंफर्टेबल होती है, बिकॉज देखो अगर कोई भी लड़की शादी करके जाती है ना, तो वो बहुत ही अच्छी एक्साइटमेंट एंड पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाती है। उसको ये होता है कि मैं इस परिवार को अपना बनाऊं। राइट। सो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से ना कुछ बैलेंसिंग चीजें होनी चाहिए। सारा बर्डन सिर्फ लड़की के ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो मुझे भी यही चीज लगती है। मैं भी बहुत लेट कंफर्टेबल होती हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं लाइक आई रियली बिलीव इन वाइब्स, मुझे वाइब्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। एंड अगर मुझे एक कंफर्टेबल ऑरा, पॉजिटिव ऑरा फील होता है तो मैं वहां पे बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाती हूँ। बट अगर मुझे कुछ लगे ऐसा कि नहीं कुछ गड़बड़ है और समथिंग वाइब इज नॉट गुड, तो वहां पे मैं एडजस्ट होने में टाइम लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये दोनों साइड से अगर चीजें बढ़िया हो तो आई गेस कोई भी इशू नहीं आए। बट तन्वी जी, ऐसे कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक ये चीज सही भी है, क्योंकि देखो जिस माँ ने 9 मंथ्स अपने वूम में लड़की को रख के पैदा किया है, उस बॉन्ड में एंड अगर हम बाद वाला जो इतने इयर्स के बाद बॉन्ड बन रहा है, कुछ तो डिफरेंस होगा। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर हम ट्राई ना करें या अंडरस्टैंडिंग के साथ ना चलें तो ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज देखो एवरी पर्सन इज डिफरेंट। कईयों की अपने मदर के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, बट मदर इन लॉज के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो ये दोनों बहुत कन्फ्लिक्टिंग सी स्टेटमेंट्स हैं। समटाइम्स वी कैन से कि कई मदर इन लॉज बहुत ही अच्छी होती हैं, लाइक अपनी डॉटर्स की तरह प्यार करती है, और जो लड़कियां होती है वो भी अपनी मदर इन लॉज को मदर की तरह ट्रीट करती है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मैं तो यही कहूंगी जी। बट यस, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे जरूर आ जाता है। जैसे जो नखरे होते हैं लड़कियों के, वो कहते हैं घर वाले ज्यादा अच्छी तरह से झेल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए थोड़ा सोसाइटी में है ये डिफरेंस। और सोसाइटी में ये भी है कि सास को ना एक खतरनाक जीव के बराबर कर दिया गया है। देखो मुझे ऐसा नहीं लगता खतरनाक होती है। यस, थोड़े से व्यूज कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं, बिकॉज शुरू में हर एक का नेचर डिफरेंट होता है। जिस फैमिली से लड़की आई है वो अपब्रिंगिंग कंप्लीटली डिफरेंट थी, एंड जिस फैमिली में लड़की जा रही है शादी के बाद वो भी एक डिफरेंट माहौल है। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही एडजस्ट होने में, एक दूसरे की हैबिट्स को जानने में, एक दूसरे के नेचर को जानने पहचानने में। तो शुरू में तो ये चीज लगती है। बट यस, अगर हम पेशेंस के साथ प्यार से फैमिली में चले और आगे वालों से भी अगर कोई सपोज कि कोई चीज अगर नहीं भी पसंद तो प्यार से समझा दो, बट अगर फिर भी कुछ इशू है तो उसको थोड़ा सा टाइम दो और इग्नोर करना सीखो, तब चीजें बेटर हो सकती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है खतरनाक वाली, बिकॉज सास भी तो माँ ही है ना जी। या अब हम बचपन से जो टीवी सीरियल्स देखते आए हैं और आज तक के भी टीवी सीरियल्स या मूवीज, ऐसे कहते हैं सिनेमा जो है बेसिकली दर्पण होता है सोसाइटी का। तो उसमें देखते हैं सास बहू का क्लैश बहुत कॉमन होता है। तो आपके हिसाब से रूट कॉज क्या है सास बहू की कॉन्फ्लिक्ट का? क्या ये जनरेशन गैप है, ईगो क्लैश है, कम्युनिकेशन की कमी है? मुझे लगता है कि ये तीनों चीजें हैं। कम्युनिकेशन एक बिगेस्ट रोल निभाता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो मदर इन लॉ का हो, हस्बैंड वाइफ का हो या दोस्तों का हो। कम्युनिकेशन से हर एक चीजें सॉल्व हो जाती है। बट कई बार हम इतने पेशेंस वाले तो है नहीं है, ठीक है ना, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स होती है। एंड दूसरा है ईगो क्लैशेस, बिकॉज सास को होता है कि ये तो मेरा घर है, मैं इसको अपने हिसाब से करूंगी कोई भी चीज। बट लड़की को होता है कि मैं भी शादी करके जा रही हूँ, बिकॉज लड़कियों को ना बचपन में कहा जाता है कि तू अपने घर जाके ना फिर ये चीज करियो, फिर तुझे पूरी इंडिपेंडेंस है, तो जो मर्जी करना। फिर लड़की को भी होता है कि मैं अपनी कोई भी चीज इस तरीके से करूं, वैसे करूं। एंड कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि जो मदर इन लॉज होती है ना, उनको ना पोजेसिवनेस पे आ जाती है थोड़ी सी अपने बेटों को लेके, कि पहले तो ये जैसे कंप्लीटली मेरे अंडर था, मेरी बात समझता था, बट अब उसकी लाइफ में एक और फीमेल आ गई है जिसके ऊपर वो कंप्लीटली रिलाय है और वो लड़की उसके ऊपर रिलाय है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी वाला इशू भी है। ये सही कह रहे हैं आप। ऐसे में ऐसे भी देखा गया है कि जो बेटा होता है ना वो फंस जाता है सास बहू के बीच में। बिल्कुल। अगर वो अपनी माँ की बात सुनता है तो वाइफ को लगता है इमोशनली एब्सेंट हस्बैंड है, या वो हर्ट महसूस करती है कि ये मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा। Exactly. और अगर
वाइफ की साइड लेता है तो माँ को लगता है कि ये तो जोरू का गुलाम है। बिल्कुल बिल्कुल। बट देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज सास भी कभी बहू थी और जब वो बहू बन के आई थी तो उसको भी सेम वही एक्सपेक्टेशंस रही होंगी कि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि घर में सबसे पहला जो हमारा सबसे इतना क्लोज इंटरेक्शन होता है ना, वो अपने हस्बैंड के साथ ही होता है। अब कोई भी चीज होएगी वाइफ अपने हस्बैंड को ही क्लियरली शेयर वही शेयर करेगी, वो सबसे पहले अपने इन लॉज को शेयर नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि लड़के को एक बैलेंस बना के रखने की बहुत जरूरत है यहाँ पे। उसको दोनों साइड से इनसिक्योरिटी ना फील हो, दोनों रिलेशंस को बैलेंस बना के रखना चाहिए। इन केस अगर कोई ऐसी चीज है कि सास को बहू की नहीं पसंद आई तो लड़का समझा सकता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेचर डिफरेंस है, वो डिफरेंट घर से आई है और आप भी थोड़ा सा टाइम दो, वो भी थोड़ा सा टाइम दे, और सेम चीज वाइस वर्सा हस्बैंड को अपनी वाइफ को भी यही चीजें समझानी चाहिए। तो मे बी फिर शायद एक बैलेंस बन सके। एक ऐसे भी देखा गया है कि सास ना अपने वर्किंग बेटे के लिए तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखती है कि वो थक कर आया है, काम करके आया है, लेकिन अपनी बहू के लिए वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाती कि वो घर भी चलाए, वो बाहर भी काम करके आए। तो इस पे आपका क्या टेक है? मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग इन इंडियन सोसाइटी शुरू से वी हैव सीन कि जो मदर इन लॉज होती हैं वो घर पे ही काम करती आई है ना। तो मे बी शायद ये जनरेशन गैप वाला जो ये इशू है इसमें बहुत मैटर करता है। एंड मोर ओवर कई मदर इन लॉज को ऐसा फील होता है कि हमारी सास तो हमसे इतना कुछ करवाती थी और ये जो आई ये यहाँ पे बाहर भी घूम रही है, मतलब बाहर काम करने जा रही है, तो ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं कोई काम ना करूं, मैं तो इनके टाइम पे सब काम करती थी। एक्सपेक्टेशन है उनको, ये कहीं ना सास ये सोचती है कि ये बहू मेरी तरह ही करे, जो चीजें मेरे साथ होती आई थी पास्ट में, जो मेरी सास मेरे साथ करती आई थी, मैं भी अपनी बहू के साथ ऐसा करूं। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे मदर इन लॉज को भी समझना चाहिए कि जनरेशन डिफरेंट हो चुकी है, टाइम हैज चेंज्ड। अब फीमेल जो है वो जस्ट घर तक सीमित नहीं है, शी हैज टू गो आउट, शी हैज टू वर्क आउट ऑल्सो। एंड मोर ओवर लड़कियां कर रही है सब कुछ, घर भी मैनेज कर रही है और बाहर का भी सब मैनेज कर रही है, बच्चों को भी मैनेज कर रही है, अच्छे से कर रही है। एग्जैक्टली बहुत अच्छे से कर रही है। तन्वी जी, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कंडीशनिंग की, तो एक ना लड़की की कहीं ना कंडीशनिंग कर दी जाती है बचपन से ही कि अभी तो आपके पिता ध्यान रख रहे हैं और शादी के बाद जो सारा सपोर्ट सिस्टम है वो आपके पति होंगे जी। और हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है और परमेश्वर से बहुत सारी ऑब्वियसली हमें एक्सपेक्टेशन भी होती है जी। और जब नई नई शादी होती है तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी भी होती है क्योंकि वो हनीमून फेज चल रहा होता है। फिर जब धीरे धीरे जब रियलिटी चेंज होती है तो लड़की बड़ा इमोशनली हर्ट महसूस करती है। तो क्या यहाँ कंडीशनिंग पे कैसे वर्क करें हम? दिस इज ट्रू, मतलब ये ह्यूमन नेचर है, नॉट ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर नया नया कोई भी रिलेशन होता है, अगर हम बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी कहें तो ये चीज होती है। नया तो सब कुछ अच्छा होगा, बट धीरे धीरे बाद में ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ह्यूमन नेचर जो है ना फॉर ग्रांटेड लेने वाला, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा रूट कॉज यही है। ये कंडीशनिंग जो शुरू से होती आई है एंड देन उसके बाद जो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स घरों में होते हैं। बिकॉज देखो, अगर हम बिफोर मैरिज वाला टाइम पीरियड की बात करूं तो फोन पे बात करते हैं कपल्स, नहीं पता लगता कुछ, बट जैसे शादी होती है, जब 24/7 साथ में कोई रहता है, देन पर्सन का जो रियल नेचर होता है वो सामने आता है। एंड फिर धीरे धीरे जब साथ में रहने लग जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है एंड फिर उसके बाद फेस ऐसा आता है कि फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि ठीक है अब तो ये मेरी हो गई, अब तो ये मेरा हो गया। वर्क नहीं करते। बट मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एफर्ट्स मतलब हमेशा ही करने पड़ेंगे, हमेशा करने पड़ेंगे, एंड तक करने पड़ेंगे। मैं आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो हमारी ये कहते हैं ना कि 5 लव लैंग्वेजेस है, अफर्मेशन, गिफ्ट्स, ये वो, फिजिकल टच, तो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्पार्क मेंटेन करने के लिए ये 5 लव लैंग्वेजेस के ऊपर काम जरूर करना चाहिए। एंड किसी भी रिलेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ ही क्यों ना हो। हम वैल्यू देना बंद कर जाते हैं कि ठीक है ये तो अपने ही है, इन्होंने कौन सा बुरा मानना, बट ऐसा नहीं है। हमें हमेशा रिलेशनशिप्स पे वर्क करने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए एफर्ट्स तो जरूर करने ही पड़ेंगे। और जो आप लव लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो ये भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि हम एक अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझे। कई बार उनकी लव लैंग्वेज अलग होती है, उनकी लव लैंग्वेज होती है हमारे लिए कोई गिफ्ट देना या हमारे लिए कुछ काम करना, और हमारी लव लैंग्वेज होती है कि वो बस हमारे साथ बस बातें कर ले। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझें। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि विद टाइम जब साथ में रहते हैं धीरे धीरे ही पता लगती है जी। या
तन्वी जी, अरेंज मैरिजेस हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है और कई बार पार्टनर टॉक्सिक है, इन लॉज टॉक्सिक है, वो शादी के बाद ही पता लगता है। बिल्कुल। और जब एक लड़की को शादी के बाद पता लगता है कि उसका पार्टनर टॉक्सिक है या नार्सिसिस्ट है या कोई अल्कोहलिक है या चेन स्मोकर है जी, तो उसके सपने ना एकदम से टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में वो लड़की क्या करे, अपनी रिलेशनशिप में क्या 100% दे ताकि उसे चलाती रहे, और या फिर वो एक इमोशनल बाउंड्री सेटअप करे? मुझे ऐसा लगता है कि हमें मौका जरूर देना चाहिए, हर एक रिलेशनशिप में मौका देना चाहिए। कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो ऐसा भी है। ठीक है, अगर लड़की को पता लगा कि मेरा पार्टनर इस तरह का है, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है, हम उनको प्यार से कॉन्वर्सेशन करके समझाने की कोशिश करें पहले तो, और उनकी जो भी बुरी आदतें हैं हम फोर्सफुली नहीं छुड़वा सकते किसी की भी बुरी आदत, जो मुझे फील होता है। हम बहुत ही प्यार से कॉन्वर्सेशन के थ्रू उनका लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस करने के लिए उनको मोटिवेट करके वो चीजें, उनकी हैबिट्स जो है वो छुड़वा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक टाइम पे आके अगर फिर भी काम नहीं बना, देन इमोशनल बाउंड्रीज सेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एट द एंड एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअलिटी भी बहुत मैटर करती है। इट्स नॉट लाइक कि अगर वो पर्सन फिर भी हमारी बातचीत करने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, फिर भी उससे टॉक्सिक बिहेवियर वाली वाइब्स आ रही हैं, नार्सिसिस्ट वाली वाइब्स आ रही हैं, आई थिंक फिर तो हमें खुद को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना, खुद के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। एग्जैक्टली, हम कहाँ कब एक लिमिट होनी बहुत जरूरी है। हम कब तक सामने वाले को इतना ज्यादा टॉलरेट करते रहेंगे। जी, एक स्टडी, हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट है, सबसे ओल्डेस्ट रिसर्च है ये, और 1938 में शुरू हुई थी। ये रिलेशनशिप के ऊपर है और इसमें ये पाया गया कि जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं और ज्यादा हेल्दी रहते हैं। और इसके कंपैरेटिवली जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते उनकी मेंटल हेल्थ तो खराब होती ही है, लोनलीनेस तो वो फील करते ही हैं, उसके साथ साथ उनकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज एट द एंड हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, बट अकेले हम क्या ही करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब कहते हैं कि इनर सेल्फ में ही हैप्पीनेस ढूंढो, कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना रखो, एंड आई डू बिलीव इट, एक्सपेक्टेशन मत रखो, एंड दूसरों की बातों का बुरा भी अपने ऊपर इतना इफेक्ट ना होने दो कि हमारी हेल्थ ही डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाए। बट यस, कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास वाले रिलेशंस हैं, जो बॉन्डिंग्स है, वो कहीं ना कहीं मैटर जरूर करते हैं। बिकॉज अगर हमारी मेंटल हेल्थ उस वजह से नहीं सही तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी ही होगी। बिकॉज कहते हैं ना कि अगर हम जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं उसी टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, एंड देन फिजिकल जो हमारी हेल्थ है उन्हीं हॉर्मोन्स के ऊपर वर्क करती है, हमारा ब्रेन वैसे ही फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे लगता है कि खुश रहने के लिए रिलेशनशिप्स, हमारी इनर जो एक सोच है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना रखे, उस टाइप की थिंकिंग, ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। एंड यस, अगर कुछ रिलेशंस हमारे ठीक नहीं भी है तो आई वुड से कि टाइम दो, विद टाइम एवरीथिंग गेट्स हील्ड। तन्वी जी, ननंद और भाभी का रिश्ता जो है वो भी काफी सेंसिटिव होता है, इसी तरह से देवरानी जेठानी का रिश्ता काफी सेंसिटिव होता है। आपकी मूवी नीमे सास कुटनी में भी आपकी ननंद का जो रोल था वो काफी नेगेटिव था उसमें भी, क्योंकि इंटरफेयर करती थी। तो ऐसे में भाभी की कंप्लेन होती है कि ननंद काफी इंटरफेयर करती है, और ननंद की ये कंप्लेन होती है भाभी से कि भाभी का जो रिलेशन है वो उनकी माँ के साथ इतना अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो दोनों आपस में काफी, जो कि एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, वो काफी इस तरह का रिलेशन बन जाता है, काफी टॉक्सिक बन जाता है। इसी तरह से देवरानी जेठानी की बात करें तो कंपटीशन आ जाता है। हालांकि आपकी नीमे सास कुटनी मूवी में तो आप दोनों सिस्टर्स थी, तो वो उस तरह का कंपटीशन नहीं था, बट यूजुअली ऐसा नहीं भी होता है। तो ऐसे में इन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करें? देखो, मुझे लगता है कि डिफरेंट पर्सनालिटीज है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स तो होंगे ही होंगे, बिकॉज सबका नेचर डिफरेंट है। एंड एज आई सेड बिगिनिंग में भी कि टाइम देना बहुत जरूरी है। हम धीरे धीरे ही समझ पाते एक दूसरे के नेचर को। बट यस, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो रिलेशंस बहुत बेटर है। मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ भी मेरा बहुत फ्रेंडली बॉन्ड है। एंड हाँ, ये चीज मैं जरूर एक्सेप्ट करती हूँ कि समटाइम्स सिस्टर्स इन लॉ को ये लगता है कि हमारी मदर्स के साथ ये अच्छा बिहेव नहीं कर रही, या कुछ ऐसा वैसा बोल दिया। बट मुझे लगता है कि सिस्टर इन लॉ को ना इस सिचुएशन में उनको अकेला छोड़ देना चाहिए,
कि अगर सपोज करो कि एक बेटी और माँ की लड़ाई हो जाए, तो बाकी रिलेशनशिप वाले जो अब फादर है या सिस्टर है दूसरी या ब्रदर है, वो नहीं इंटरफेयर करेंगे, है ना। बट ननद को यहाँ पे ये हो जाता है कि अच्छा मेरी मदर को इन्होंने ये बोल दिया। बट आप ये देखो कि यहाँ पे सिस्टर इन लॉ को ना उस अपनी भाभी की जगह खुद को रख के देखना चाहिए कि अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं क्या रिएक्ट करती, और अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा होता तो मैं आगे से कैसे बोलती। तो मुझे लगता है कि दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और अगर मैं देवरानी जेठानी की बात करूं तो वहां पे थोड़े से ईगो क्लैशेस हो जाते हैं समटाइम्स, मे बी शायद कंपटीशन वाली फीलिंग आ जाती है कि अच्छा उसके पास ये आउटफिट्स हैं, मेरे पास ये है, उसका हस्बैंड वहां पे लेके जाता है उसको, मेरा नहीं लेके जाता। तो ये तो देखो ये ह्यूमन नेचर है, जेलसी वाला, ये आएगा ही आएगा। अब हम जितना मर्जी कह ले ऊपर ऊपर से कि नहीं आएगा या नहीं करना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन नेचर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, बट अपनी तरफ से यही कोशिश करो कि चीजों को इग्नोर करें हम जितना हो सके। और इमोशनल बाउंड्रीज अपनी बना के रखें कि exactly. कोई हमें बाहर का पर्सन हमारी इनर स्टेट को ना अफेक्ट करे। यही रूट जो हैप्पीनेस का मुझे लगता है सबसे बड़ा क्रक्स है, वो यही है। या हाँ, नी में सास कुटनी मूवी में से कोई आप एक ऐसा सीन आपको याद आ रहा है जो आपके लिए बड़ा मेमोरेबल था? नी में सास कुटनी 1 और 2 में सारे ही पार्ट्स ना बहुत ही मेमोरेबल थे। मतलब हम सेट पे बहुत एंजॉय करते थे, बहुत ही फैमिली वाला माहौल होता है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम प्रोफेशनल हैं। मतलब वो रिलेशन जितने हम डेप्थ में जाके एज एन एक्टर प्ले करते हैं तो मतलब बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि दे आर डिफरेंट पीपल एंड स्ट्रेंजर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपने भूत का जो रोल किया था वो आप एक्चुअली सच बताऊं आप रियल में ही, हमें लगा कि रियल ही भूत है। एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ कि उस लुक को क्रिएट करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लाइक 3-4 बार ऐसा हुआ कि पहले तो लुक टेस्ट हुआ, देन उसके बाद जब शूट करना था 3-4 लुक्स हमने ये की, एंड 4 to 5 आवर्स लगते थे वो लुक को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज प्रोस्थेटिक्स एंड ऑल भी यूज होते थे। लाइक मेरा फेस एक साइड से पूरा कवर हो जाता था, आई कुडंट इवन ईट और ड्रिंक समटाइम्स, मुझे स्ट्रॉ के साथ तो पानी पीना पड़ता था बिकॉज वो पूरा गेटअप ही इस तरीके का था। एंड जितना टाइम उसको करने में लगता था उतना टाइम उसको रिमूव करने में भी लगता था। लाइक वो जो हेयर आप देख रहे थे वो मेरे खुद के ही थे, मेरे खुद के हेयर पे ही स्टाइलिंग की हुई थी। तो मतलब इतना ज्यादा जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं, टीम, सबने बहुत ही अच्छा काम किया, एंड उतना ही टाइम उसको रिमूव करने में भी लगता था। तो मुझे आई एम वेरी ग्लैड कि बहुत ही पसंद आया लोगों को, बिकॉज ऐसी लुक करना हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में आई थिंक दिस वाज फर्स्ट टाइम कि इस तरह की लुक क्रिएट की गई है। तन्वी जी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम ना छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लगा लेते हैं और फिर हम वो ओवरथिंकिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, जैसे डिप्रेशन जैसी बीमारियां में बढ़ती जा रही है, खासतौर से वुमेन के अंदर हाइपोथायराइडिज्म जो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, और इंडिया में खासतौर पर। जी। और ऐसा पाया गया है जो लोग अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं उनमें हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जब कोई इंसान दिल पर इतनी बातें लगा ले? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सोचना चाहिए पहले कि ये बात कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को लेके भी बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं। जी। तो कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो कहते हैं ना कि फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए फॉरगिवनेस, बिकॉज कई बार हमें लेट गो कर देनी चाहिए चीजों को, फॉरगिव करना सीखना चाहिए। बिकॉज जब तक हम फॉरगिवनेस वाला जो कैरेक्टर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लेट गो नहीं करेंगे चीजों को, वो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती ही रहेंगी। सो इट्स बेटर टू लेट गो एंड फॉरगिव। और फॉरगिवनेस, तन्वी जी, मैंने ये भी देखा है कि फॉरगिवनेस दूसरे के लिए नहीं होती, वो खुद के लिए होती है। खुद के लिए होती है, फ्री हो जाते हैं। एग्जैक्टली। या दूसरे को तो चलो इतना अफेक्ट पड़े ना पड़े, बट खुद को, खुद के दिमाग पे जो इतना बर्डन हम लेके बैठे होते हैं ना, उससे हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स ना हमें अपने जो भी गिले शिकवे हैं उनको साइड पे रख के बस माफ कर देना चाहिए एंड लेट गो कर देना चाहिए कि लेट इट गो, जो होएगा दिख ही जाएगी। इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इतनी छोटी सी लाइफ है, प्रेशियस लाइफ है, हम इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके क्या करेंगे? जस्ट एंजॉय टू द फुलेस्ट। राइट। या तन्वी जी, मैंने ना बुक भी लिखी है पावर ऑफ फॉरगिवनेस पे ही। ओह वाओ, ग्रेट, नाइस। मैं, आप मुझे प्लीज ये बुक, आई एम टेकिंग इट होम विद मी। ग्रेट, आई वुड लव टू रीड इट। मुझे एक्चुअली इस टाइप के जॉनर की बुक्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तन्वी जी, इस बुक के अंदर मैंने एक साइंटिफिक एंगल भी दिया है। Okay. किस तरह से एक साइंटिफिकली भी समझाया है कि पावर ऑफ फॉरगिवनेस जो है सिर्फ also it's also biological also. Right, It right, affects the exactly. chemicals also. Exactly. Because जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं तो एज यू सेड कि कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लग जाता है, एंड व्हेन वी आर यू नो हम जब बहुत प्यार में होते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इतनी सारी रिसर्चेस हुई हैं, दे आर नॉट ऑल फॉल्स।
और तन्वी जी ये भी देखा गया है कि स्किन जो अगर देखते हैं ना एक्ने जैसी प्रॉब्लम या जो एजिंग इतनी फास्ट हो जाती है जब हम स्ट्रेस लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। लाइक मेरा खुद का स्किन केयर ब्रांड है नेम्ड एज निम्बार का, तो उसमें भी मैं यही चीजें वर्कआउट करती हूँ कि ठीक है हम टॉपिकल चीजों को तो अप्लाई कर लेंगे, बट अगर हम अंदर से ही खुश ना होंगे तो ऑब्वियसली वो चीजें स्किन पे दिखेंगी ही दिखेंगी। हाँ, वो काम तभी करेगी जब आप खुश होंगे। एग्जैक्टली तभी काम करेंगी। इट्स नॉट लाइक कि आपने स्किन केयर तो बहुत अच्छा कर लिया बट आपका स्लीप शेड्यूल डिस्टर्ब्ड है, आप वाटर इनटेक आपका लो है, और सबसे बड़ी बात आप स्ट्रेस ले रहे हो अपने माइंड पे इतना ज्यादा, तो वो चीजें ऑब्वियसली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है बॉडी पे। तो remember have the power of forgiveness because just let it go and इतना ज्यादा बोझ मत लिया करो literally। So thank you so much तन्वी जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। Thank you so much for having me here।